अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं, मुख्तलिफ महीनों के बारे में बताया जाता है, लेकिन अभी भी कोई हतमी तारीख देने से कोई भी रहनुमा कासिर है। अब एक बार फिर यह खबर उड़ाई जा रही है कि अगस्त में तारीख दी जाएगी कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब क्या है जो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने से रोक रहा है? यकीनन वो गो हेड है या ग्रीन सिग्नल है जो ताकतवर हलकों की तरफ से आना था, कमिटमेंट थी, लेकिन नहीं आ सका। क्या वजह है कि आज भी नवाज शरीफ ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं है? तो इस बात का अहाता करने के लिए जरा नवाज शरीफ का जो सियासी पस मंजर है उसकी तरफ देखते हैं और उसका अहाता करने की कोशिश करते हैं। मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से है और आपको पता है कि पंजाब में जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, अक्सर व पेशतर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो रहे हैं वो पंजाब से रहे हैं। वज़ीर आज़म पंजाब से क्यों आता है, आर्मी चीफ पंजाब से क्यों आता है? पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी नेशनल असम्बली के अंदर पंजाब से होती है, तो अल्टीमेटली ये सिग्निफाई करता है कि पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा मरकज़ में भी वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक की लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी। भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर जनरल ज़ियाउल हक ने लटकाया था और जनरल ज़ियाउल हक वही है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो भुट्टो से बहुत डरा करता था, इतना डरा करता था कि कमरे में बैठा हुआ जनरल ज़ियाउल हक सुलगाई हुई सिगरेट अपनी मुट्ठी के अंदर ही बुझा देता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही ज़ियाउल हक जिसको भुट्टो अपना ताबेदार समझते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाएगा, तो यही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया को तख्ता-ए-दार पर लटका देगा। तारीख बड़ी तल्ख है और वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। नवाज शरीफ को इसलिए लाया गया, कहा जाता है कि जिस वक्त जनरल ज़ियाउल हक मियां शरीफ के पास पहुंचे और इत्तफाक फाउंड्री का भी विजिट किया और सारा कुछ, जाहिर है वो बड़े बिजनेसमैन तो थे, तो उनसे कहा गया कि भाई आप अपने किसी साहबजादे को सियासत में उतारें। तो उन्होंने कहा जी ये पोला है, ये पोले को ले जाएं। तो मियां शरीफ का जो पोला था ना, जिसको नवाज शरीफ कहते हैं, वो नवाज शरीफ को जनरल ज़िया ने पिक कर लिया था और उसके बाद नवाज शरीफ की जो परवरिश हुई है, इसलिए कहते हैं कि फ़ौज की नर्सरी में जनरल जिलानी की और जनरल ज़ियाउल हक की नर्सरी में नवाज शरीफ को नर्चर किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि ऐसे ही वज़ारत उज़्मा नहीं मिली थी, बल्कि सबसे पहले इनको चीफ मिनिस्ट्री दी गई थी पंजाब की, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ IGI बनाई गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एजेंसीज़ की मदद से, और फिर इन्वेस्टमेंट करके नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचा दिया गया। लेकिन वज़ारत उज़्मा पर पहुँचने के बाद भी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को बहुत भाए नहीं और फिर इनका जो इक़्तिदार है उसको ख़त्म किया गया। ये और बात है कि कोर्ट ने नवाज शरीफ के इस इक़्तिदार के ऊपर सनद लगाई और फिर कोर्ट के ज़रिए से इनको रिस्टोर किया गया, लेकिन उनके चंद हफ्तों बाद ही नवाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होना पड़ा और फिर उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत आती है। बैक टू बैक 90s के अंदर हम ऐसा ही देखते हैं जिसमें 58(2)B का सामना मुंतखब वज़ीर आज़म को करना पड़ता है। नवाज शरीफ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ और उसके बाद अल्टीमेटली 98 के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन का सामना नवाज शरीफ साहब को करना पड़ता है। जो असल लड़ाई होती है, यानी लड़ाई तो रहती है, लेकिन जो असल लड़ाई और जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त और जिसकी वजह से जरा वतनी काटनी पड़ती है मियां नवाज शरीफ को, वो 1998 की होती है। 1998 ही वो दौर है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत मौजूद थे और जनरल जहांगीर करामत ने ऐसी बात कर दी थी कि जिससे ये लग रहा था कि फ़ौज अब इन कमांड आने की कोशिश कर रही है। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम हो जिसके ज़रिए से नवाज शरीफ को अपनी लेजिटिमेसी कम होती हुई दिखाई दी हो, वो गुस्से से आग बगोला हो गए हों और अगले ही दिन जनरल जहांगीर करामत को अपने दफ्तर में बुलाकर कहें कि फौरी तौर पर आप इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा ले लिया जाए। और बर वक्त, यानी वक्त से पहले इस्तीफ़ा लेने के बाद एक नया क्राइसिस जन्म लेता है, जिसमें जनरल जहांगीर करामत के बाद जो सेकंड इन कमांड होते हैं वो अली कुली खान होते हैं और अली कुली खान की जो कॉम्पिटेंसी है उसकी बहुत से लोग गवाही देते हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ के बड़े कार ख़ास थे, चौधरी निसार अली खान, उनके भाई जनरल इफ्तिखार अली खान, वो नवाज शरीफ को ये समझाते हैं कि अली कुली खान को अगर आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया तो फिर उनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो गालिब आ जाएगा और फिर गौहर अयूब फैमिली और दीगर जो हैं वो फिर आपको सर उठाते हुए नजर आएंगे। इसलिए जनरल अली कुली खान से काफ़ी इनसिक्योर होके तो ऐसे आर्मी चीफ को तलाशा गया कि जो आर्मी चीफ ताबेदार हो
और फिर उन दिनों जनरल मुशर्रफ सामने आए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ताबेदारी की भी इंतहा कर दी कि जब जिस वक्त वज़ीर आज़म से मिलते हैं तो बाकायदा क्लियर इंडिकेशन दी जाती है कि जो हुक्म है मेरे आका, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने से पहले कुछ और थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिए जाने के बाद कुछ और होते हैं। सबसे बड़ा फड्डा जो जनरल मुशर्रफ के साथ पड़ता है वो अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स अपॉइंट करने पे होता है। कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जब जनरल मुशर्रफ को बुलाया, क्योंकि वो कोर कमांडर्स अपॉइंट कर चुके थे और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर किए थे, तो जब उनको बुलाया गया और कहा गया कि मुशर्रफ साहब ये क्या किया आपने, इसको हटाएं, इसको वहाँ लगाएं, वहाँ से उसको हटाएं और उसको उस जगह पे लगाएं, मेरी मर्जी के मुताबिक इसको करें, तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मियाँ साहब ये कोई पटवार खाना नहीं है, बल्कि ये फ़ौज है और फ़ौज का एक निज़ाम है, फ़ौज का एक सिस्टम है। फिर नवाज शरीफ को ये बात खटकने लगी कि आज ये मुझे सिस्टम बता रहा है, कल तक मुझे कह रहा था कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। उस वक्त जो DGISI थे वो ज़ियाउद्दीन भट्ट थे और ज़ियाउद्दीन भट्ट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब थे। फिर ये प्लान बनना शुरू हुआ, यानी अपने ही लगाए गए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ जब माथा ठनका तो फिर ये प्लान शुरू हुआ कि किस तरह इससे जान छुड़ानी है। परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ के गले की हड्डी बन गया और फिर वो तैयारा हाईजैकिंग केस आता है और फिर मियाँ नवाज शरीफ को हाईजैकर भी बना दिया जाता है और परवेज़ मुशर्रफ इसका काउंटर ऑलरेडी तैयार कर चुके होते हैं, एजेंसीज उनको बता चुकी होती हैं कि आपको जो है वो अलहदा करने का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हटाए जाने का प्लान बनाया जा चुका है, तो उसका काउंटर उनकी तरफ से तैयार किया गया होता है और अल्टीमेटली चौधरी निसार अली ख़ान और इफ्तिखार अली ख़ान भी नवाज शरीफ को बचा नहीं पाते हैं और जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं वो भी जनरल मुशर्रफ के साथ होते हैं और अल्टीमेटली कोर कमांडर जो कराची है वो अपनी प्रेसिडेंट की गाड़ी लेकर वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। तैयारी को लैंड कराया जाता है कराची पे और मुशर्रफ साहब को बैठाया जाता है। मुशर्रफ को यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और फिर जिस रात उन्होंने 111 ब्रिगेड टेक ओवर करती है पाकिस्तान टेलीविज़न को, तो उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और फिर जो तकरीर की जाती है वो बड़ी हड़बोंग के अंदर की जाती है, यानी उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या बोलना है, कैसे और क्या है। अगर आप आज भी क्लिपिंग्स निकालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यानी ये बहुत आनन फानन होता है। तो नवाज शरीफ साहब का जो सिचुएशन रही है वो हमेशा गैर यकीनी रही है। सिविल सुप्रीमेसी की बात तो की जाती है, फिर ये नवाज शरीफ के ऊपर टैग लगाया जाता है कि ये फ़ौज की नर्सरी है, ये फ़ौज की नर्सरी में पले हैं, फ़ौज की गोद में इन्होंने, फ़ौजी आमिर की गोद में इन्होंने आँख खोली है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश ये की कि बतौर वज़ीर आज़म अपनी पावर को मनवा सकें, लेकिन वो नहीं मनवा सके। यही वजह है कि उन्हें बार बार घर जाना पड़ा। तभी मैं ये कहता हूं कि 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा था और उसके बाद का मियां नवाज शरीफ वाज अ चेंज्ड मियां नवाज शरीफ। उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2013 में मियां नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनते हैं। होता यह है कि जनरल राहील शरीफ उन दिनों जिनका एक बहुत बड़ा स्टेचर बनाकर पेश किया जाता है फ़ौज के अंदर, जिन दिनों ISPR ये बताता है कि राहील शरीफ तो बहुत बड़े कद के आदमी हैं, तो उस वक्त भी कि जिस वक्त परेड ग्राउंड के अंदर नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है और फ़ौजी परेड दिखाई जाती है 23 मार्च के मौके पर, तो राहील शरीफ सिंबॉलिकली उस जीप को खुद ड्राइव करते हैं, बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, लेकिन उनके कानों में यही कह रहे होते हैं कि हाँ जी एक्सटेंशन मुझे देनी है या नहीं देनी, और मियाँ नवाज शरीफ जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं होते। और फिर आपने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी और पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर फ्लेक्सेस और पोस्टर्स लगना शुरू हो जाते हैं जनरल राहील शरीफ के कि जाने की बातें जाने दो, यानी इस तरह का एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। और फिर लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अंदर से वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इनकार करते हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ इनकार करते हैं तो फिर डॉन लीक्स आ जाती है और डॉन लीक्स की पादाश में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया जाता है, उनको घर भेज दिया जाता है। यानी एक बार फिर नवाज शरीफ को वो ज़ख्म लगाया जाता है जिससे वो ऑलरेडी डसे हुए होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए प्रैक्टिकली। इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि अगर कोई मुझसे इस्तीफ़ा मांगेगा तो मैं उससे उसका इस्तीफ़ा मांगूंगा, लेकिन इसके बावजूद वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप उम्र भर के लिए एक्सटेंशन भी ले लें तो मुझे कबूल होगा, लेकिन मुझे हुकूमत से ना निकालें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत से निकलना पसंद किया, हमेशा निकाले गए, लेकिन कोशिश यही रही कि बतौर वज़ीर आज़म जो अपना राइट है उसको एक्सरसाइज कर सके, मनवा सके और बता सके कि वज़ीर आज़म की पावर क्या है और लेजिटिमेसी क्या है। तो दिस इज़
वेयर आई फाइंड मियां नवाज शरीफ इन अ गुड प्लेस। और कंपैरेटिवली जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे नज़र आता है कि क्या, और यही फ़ौज को पता है, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को आज पता है कि इमरान खान हमारा बनाया हुआ है और इतना फ्लेक्सिबल है कि हम कुछ कहेंगे तो ये करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगा, लेट भी जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ के यहाँ ये प्रॉब्लम है। मियां नवाज शरीफ जो है वो हर काले कुरतूत के ऊपर उस तरह से पर्दा डालता हुआ अपने सियासी पस मंज़र के अंदर दिखाई नहीं देता है, और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि कहीं ना कहीं मियां साहब अड़ जाते हैं, और मियां साहब की यही जो अड़ी है वो इस वक्त भी उनकी वतन वापसी के अंदर काफ़ी हायल है। वो लाल बत्ती है, वो लाल झंडी है जो उनको दिखाई जा रही है, और ग्रीन सिग्नल नहीं बन रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्या उनके लिए कोई नरम गोशा पैदा करती है, वापस आते हैं, और क्या उनको वज़ीर-ए-आज़म बर्दाश्त करती है या नहीं करती, और जो अपना हिमायत का वोट है वो शहबाज शरीफ के पलड़े में डालती है। ये वक्त ही बताएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।